सभी प्रिय विद्यार्थियों को एक बार फिर से मेरा नमस्कार। आज के वीडियो में विद्यार्थियों हम बात करेंगे 10वीं की विज्ञान के दूसरे चैप्टर की पहली क्विज के बारे में। अम्ल, क्षारक तथा लवण, इसकी पहली क्विज आज मैं लेके आया हूँ। विद्यार्थियों, इसमें आपको पूरे 30 प्रश्न मिलेंगे और सभी प्रश्न आपको करने अनिवार्य हैं। बोर्ड परीक्षा में विद्यार्थियों छोटे प्रश्न ज़्यादा आएंगे, तो इसलिए ये क्विज इम्पोर्टेंट है। छोटे प्रश्नों के लिए आपको एग्जैक्ट आंसर चाहिए होता है। बड़े प्रश्नों में तो आप तुक्का लगा सकते हैं, लेकिन छोटे प्रश्न तुक्के लगाने से नहीं होंगे। यहाँ पे सभी प्रश्न आएंगे जो एक एक अंक के आएंगे और सभी प्रश्न आपको करने ज़रूरी है। आपको जब भी क्विज करें तो आपको पेन और कॉपी लेके साथ में बैठना चाहिए, क्योंकि कई सवाल आपको हल करने पड़ सकते हैं। जल्दबाजी नहीं करनी है, आराम से हल करना है। कई बच्चे जैसे क्विज की लिंक मिली तुरंत करने लग जाते हैं, नहीं करना ऐसा। पहले आपको तैयारी करनी है अच्छी तरह से, उसके बाद क्विज में भाग ले लेंगे तो ज़्यादा बेटर होगा, अच्छा स्कोर होगा और अच्छे स्कोर होने से आप में कॉन्फिडेंस आएगा। तो पहले ये इस वीडियो को देख लें या आप अच्छी तरह से तैयारी करें। विद्यार्थियों, यहाँ पे नीचे देखिए, ये मेरे चैनल का लिंक है। इसको ओपन करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि और अधिक इस प्रकार के क्विज में आपके लिए लेके आ सकूँ। ये व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है जिसके द्वारा अब तक करीब 700 बच्चे जुड़ चुके हैं। यहाँ पे साइंस के ब्लूप्रिंट का लिंक है, तो इसको आप देखें। नीचे चलने पर विद्यार्थी यहाँ पे आपका नाम डालना है और यहाँ पे आपका जिला डालना है। ये दोनों चीज़ें बिल्कुल सही से डालनी है ताकि मैं स्क्रीनशॉट शेयर करूँ तो आपको पता लग सके कि आपका स्कोर क्या है। इसके बाद यहाँ पे आपको करना है नेक्स्ट। अब विद्यार्थी, यहाँ पे आपको एक एक करके पूरे 30 प्रश्न मिलेंगे, इनका उत्तर आपको देना होगा। तो आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को लाइक करें, अच्छा सा कमेंट करें और उसके बाद आप आगे बढ़ें। विद्यार्थियों, मैंने सभी विषयों के ब्लूप्रिंट के वीडियो भी बनाए हैं, जो आप चैनल की प्लेलिस्ट है एक ब्लूप्रिंट के नाम से, उसमें जाके देख सकते हैं। ब्लूप्रिंट के माध्यम से हम जान सकते हैं कि किस चैप्टर में से कितने नंबर के प्रश्न आएंगे, उनकी संख्या क्या रहेगी और किस प्रकार के आएंगे, छोटे प्रश्न आएंगे या बड़े प्रश्न आएंगे। तो उसको आप ज़रूर देखें, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे 30 प्रश्न हैं, एक एक करके इनको हम देखते हैं। इस वीडियो को अपने दोस्तों से शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें अच्छा सा। तो और अधिक क्विज में इस प्रकार की बनाता रहूँगा। इस चैप्टर की एक और क्विज है जिसका वीडियो भी आपको तुरंत मिल जाएगा। तो क्विज करने के बाद जो स्क्रीनशॉट है विद्यार्थियों, वो अपने दोस्तों तक शेयर करें, अपने टीचर तक शेयर करें ताकि उनको पता लग सके कि आपका स्कोर क्या रहा है। नकल नहीं करनी है आपको, जैसा हो जितने भी नंबर आए वो ठीक है, पर नकल करने की कोशिश नहीं करनी है। तो देखते हैं, निम्न में से कौन सा कथन असत्य है। तो देखिए, अम्लों का स्वाद खट्टा होता है, सही है, यह सत्य है। अम्ल नीले लिटमस पत्र को लाल करते हैं, ये भी सही है। अम्ल जलीय विलयन में हाइड्रोक्साइड आयन देते हैं, ये सही है क्या, ये तो गलत है। और अम्ल धातुओं के से क्रिया करके हाइड्रोजन गैस देते हैं, ये भी सही है। तो केवल एक असत्य कथन है ये, तो इस पर टिक करेंगे, आगे बढ़ेंगे। निम्न में से कौन सा प्राकृतिक सूचक है। तो विद्यार्थियों, सूचक वे पदार्थ होते हैं जो अम्ल या क्षार की उपस्थिति की पहचान कराते हैं। किसी विलयन में जब उनको डालते हैं तो रंग में परिवर्तन के द्वारा वो अम्ल या क्षार की उपस्थिति की सूचना हमें देते हैं। सूचक रंगीय सूचक भी होते हैं और कुछ सूचक होते हैं विद्यार्थियों जो गंध में परिवर्तन के द्वारा दर्शाते हैं। तो सूचक दोनों प्रकार के होते हैं, प्राकृतिक भी होते हैं और संश्लेषित भी होते हैं। तो प्राकृतिक सूचक के लिए पूछ रहा है जो पेड़ पौधों से प्राप्त होते हैं। तो हल्दी है, सही है, प्राकृतिक है। लिटमस भी प्राकृतिक है। पेटूनिया, जेरोनियम, ये सभी क्या है, प्राकृतिक सूचक है। तो यहाँ पे उपरोक्त सभी इसमें आएगा। आगे बढ़े विद्यार्थियों, निम्न में से कौन सा प्राकृतिक सूचक नहीं है। हल्दी, लिटमस, जेरानियम, ये सब क्या है, प्राकृतिक सूचक है। मेथिल ऑरेंज संश्लेषित सूचक है, तो ये इसका सही उत्तर होगा यहाँ पे। लिटमस पत्र जो होता है वो किससे प्राप्त किया जाता है। तो विद्यार्थियों, लिटमस पत्र प्राप्त किया जाता है लाइकेन से। इस पर क्लिक करें, आगे बढ़ेंगे। एसिटिक अम्ल का सूत्र आपसे पूछ रहा है, तो एसिटिक अम्ल का सूत्र ये होता है विद्यार्थियों, CH3COOH, ये वाला सही होता है।
हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का सूत्र आप जानते होंगे, HCl होता है, NaOH होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड, H2SO4 होता है सल्फ्यूरिक अम्ल, HNO3 होता है नाइट्रिक अम्ल और HCl होता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। वे पदार्थ जो अम्ल तथा क्षारक की उपस्थिति की पहचान कराते हैं क्या कहलाते हैं? सूचक। अम्लों की धातुओं के साथ अभिक्रिया होने पर कौन सी गैस निकलती है? इस चीज़ को तो आप गांठ बांध के रख ही लें कि जब भी अम्ल धातु के साथ क्रिया करते हैं तो हाइड्रोजन गैस निकलनी ही है। तो यहाँ पे कौन सी गैस निकलेगी? हाइड्रोजन गैस। आगे बढ़े। सोडियम हाइड्रोक्साइड की जिंक धातु के साथ अभिक्रिया करवाने पर कौन सा यौगिक बनता है? विद्यार्थियों बहुत इंपॉर्टेंट है और कई बार परीक्षा में भी आ चुका है। तो ये जिंक है, क्रिया कराएंगे NaOH के साथ में, तो ये विद्यार्थियों यहाँ पे ये बनता है Na2ZnO2 और हाइड्रोजन गैस यहाँ पे निकलती है। तो यहाँ पे जो ये पदार्थ बनता है इसका नाम होता है सोडियम जिंकेट, ये इसका नाम है। तो ये बनता है, इसका नाम और सूत्र दोनों आपको याद होना चाहिए, कई बार एग्जाम में ये पूछा जाता है। आगे चलते हैं। धातु के कार्बोनेट तथा बाइकार्बोनेट अम्लों के साथ अभिक्रिया करके कौन सी गैस बनाते हैं? अब जहाँ भी विद्यार्थियों कार्बोनेट है, बाइकार्बोनेट है, या तो उसको गर्म करें या अम्लों के साथ क्रिया कराएं तो कौन सी गैस निकलेगी? यहाँ पे विद्यार्थियों हाइड्रोजन गैस नहीं निकलेगी। कार्बोनेट को गर्म करें या अम्लों के साथ क्रिया कराने पर निकलती है कार्बन डाइऑक्साइड। इस चीज़ को आप ध्यान रखना है। धातु की क्रिया कराएंगे अम्लों के साथ तो हाइड्रोजन निकलेगी, लेकिन कार्बोनेट और बाइकार्बोनेटों की क्रिया कराएंगे अम्लों के साथ तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलेगी। अम्ल तथा क्षारक की अभिक्रिया करवाने पर लवण तथा जल बनते हैं। इस अभिक्रिया को क्या कहते हैं? अम्ल और क्षारक की क्रिया कराते हैं, दोनों एक दूसरे के प्रभाव को समाप्त करते हैं और उदासीन लवण प्राप्त होते हैं। इस अभिक्रिया को कहते हैं हम उदासीनीकरण अभिक्रिया। धातु ऑक्साइड की प्रकृति होती है, कैसी होती है? अम्लीय, क्षारीय, उदासीन या सभी? कैसी होती है? धातुओं के ऑक्साइड होते हैं विद्यार्थियों क्षारीय प्रकृति के, जैसे NaOH है, NaO है या MgO है, धातु के ऑक्साइड है। Na2O या MgO, तो इनकी प्रकृति होती है क्षारीय। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए ध्यान से, एक यौगिक A तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से क्रिया करता है और बुध पदार्थ के साथ में एक गैस उत्पन्न होती है जो जलती हुई मोमबत्ती को बुझा देती है। यानी अम्लों के साथ क्रिया करता है कोई यौगिक A है, गैस कौन सी निकली है? मोमबत्ती को बुझाने वाली गैस। तो मोमबत्ती को कौन सी गैस बुझाती है? CO2 गैस बुझाती है, कार्बन डाइऑक्साइड बुझाती है मोमबत्ती को। तो कार्बन डाइऑक्साइड किससे निकलेगी? कार्बोनेटों से निकलेगी या बाइकार्बोनेट से निकलेगी? तो इनमें देखना है कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट, जिसके अम्ल के साथ क्रिया कराएंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलेगी। मैंने थोड़ी देर पहले भी आपको बताया था। तो यहाँ पे ये है कैल्शियम कार्बोनेट। आगे चलें। अधातुओं की ऑक्साइड जो होते हैं उनकी प्रकृति कैसी होती है? तो अधातुओं के ऑक्साइड होते हैं जैसे CO2 है, SO2 है, NO2 है, इनकी प्रकृति कैसी होती है? अम्लीय। निम्न में से किसके जलीय विलयन में विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होगा? विद्यार्थियों, विद्युत धारा का प्रवाह उनके विलयन करते हैं जिनमें आयन बनते हैं। जैसे मान लो हमने कोई पदार्थ जल में डाला और उससे आयन बने, धनायन बना और ऋणायन बना, तो उसमें विद्युत धारा का प्रवाह होगा। जैसे अपन ने नमक डाल दिया तो नमक से दो प्रकार के आयन बनते हैं, एक तो Na+ बनेगा और एक Cl- बन जाएगा। जैसे अपन ने डाल दिया नाइट्रिक अम्ल डाल दिया तो इसमें से H+ बनेगा। तो जिसमें भी आयन बनते हैं विद्यार्थियों उन सब में विद्युत धारा का प्रवाह होता है। तो इसमें भी जल में घोलने पर आयन बनेंगे, इससे भी आयन बनेंगे, इससे भी आयन बनेंगे, लेकिन इससे आयन नहीं बनेंगे। ग्लूकोज का फॉर्मूला ये होता है विद्यार्थियों C6H12O6।
जल में घोलने पर इसमें आयन नहीं बनेंगे, और आयन नहीं बनेंगे तो विद्युत धारा का प्रभाव भी इसमें नहीं होगा। हाइड्रोनियम आयन का सूत्र क्या होता है? हाइड्रोनियम आयन का सूत्र होता है विद्यार्थियों H3O+। यानी जलीय विलयन में H+ आयन जो होता है वो जल के साथ क्रिया करता है, संयोग करता है और H3O+ बनता है, इसको कहते हैं हाइड्रोनियम आयन। यानी जल में जो H+ आयन है वो इस प्रकार से रहेगा। तो यहाँ पे सही आंसर है। जल में अम्ल या क्षार के मिलाने की अभिक्रिया होती है, किस प्रकार की होती है? उदासीनीकरण, ऊष्माशोषी, ऊष्माक्षेपी या अवक्षेपण। तो विद्यार्थियों ये बड़े ही सावधानी से करने वाली क्रिया होती है। जब भी अम्ल के अंदर जल मिलाते हैं या क्षार मिलाते हैं जल के अंदर, तो उसमें बहुत अधिक मात्रा में ऊष्मा निकलती है। जैसे NaOH है, कास्टिक सोडा होता है, इसको जल में मिला दो तो जल गर्म हो जाएगा, यानी ऊष्मा निकलेगी। और ऐसे ही किसी अम्ल को जब जल में मिलाते हैं तो उसमें भी ऊष्मा निकलती है। तो यह अभिक्रिया होती है ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया। किसी विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन की सांद्रता ज्ञात करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो वो किया जाता है pH स्केल का। pH में P का अर्थ होता है पुंसास या पोटेंज। तो यहाँ पे पूछ रहा है किस भाषा का शब्द है, और इसका अर्थ आप जानते हो, शक्ति होती है, पावर होती है। तो जर्मन, फारसी, ग्रीक या लैटिन, किस भाषा का शब्द है? जर्मन भाषा का शब्द है। pH स्केल पर संख्या कहाँ तक की लिखी होती है? कहाँ से कहाँ तक होती है? तो उस पर होती है विद्यार्थियों 0 से लेके 14 तक की संख्या। ABCD 4 विलयन आपके पास में है, उनके pH 2, 3.5, 6.4 तथा 8.1 है। कौन सा विलयन अम्लीय नहीं है? यानी कौन सा क्षारीय है, अम्लीय नहीं है जो? तो 7 से कम pH वाले विलयन अम्लीय होते हैं। तो 7 से कम वाले 3 हैं, ये तीनों अम्लीय हो जाएंगे। ये अम्लीय नहीं है, D वाला। तो ये इसका सही आंसर है। आगे बढ़ेंगे। कौन सा कथन सत्य है? क्षारीय विलयन में OH तथा H+ आयन होते हैं। अम्ल जल से क्रिया करके लवण बनाते हैं, नहीं बनाते, गलत है। क्षार क्रिया करते हैं अम्ल के साथ जब बनते हैं लवण। क्षारक जल में घोल कर H+ आयन देते हैं, नहीं देते। क्षारक तो OH- आयन देंगे। जलीय विलयन अम्लीय विलयन का pH 7 से अधिक होता है, नहीं होता। अम्लों का तो pH तो 7 से कम होता है। विद्यार्थियों यहाँ पे ये सही है, इसको आप ध्यान से देखोगे, ध्यान से पढ़ोगे तो आप पाओगे कि ये सही है। क्षारीय विलयन में OH- आयन होंगे ही होंगे, लेकिन विद्यार्थियों उसमें H+ आयन भी होते हैं। OH- आयन उसमें होंगे, लेकिन H+ आयन भी होते हैं। तो ज़्यादा संख्या में कौन होगा? ज़्यादा संख्या में होगा OH- आयन, ये ज़्यादा होगा, जब भी तो वो क्षारीय है। यानी अधिकतर विलयनों में दोनों प्रकार के आयन होते हैं। जो आयन ज़्यादा होगा उसकी प्रकृति उसी प्रकार की होगी। यदि H+ ज़्यादा है तो विलयन अम्लीय हो जाएगा, यदि OH- ज़्यादा है तो विलयन क्षारीय हो जाएगा। क्षारीय विलयन है तो इसका मतलब ये है, ये नहीं है कि उसमें H+ आयन होगा ही नहीं, होगा लेकिन कम, बहुत कम। तो यहाँ पे पहला वाला सही है। शुद्ध जल का pH कितना होता है? जो बिल्कुल शुद्ध जल होता है, अशुद्ध जल जिसको हम कहते हैं, वो भी बिल्कुल शुद्ध होता है, और उसका pH कितना होता है? 7। वर्षा का जो जल होता है उसका pH 7 से कम होता है, क्योंकि कई सारी अधातुओं के ऑक्साइड जो होते हैं वो पानी में घुल जाते हैं और अम्लों का निर्माण करते हैं। इसी प्रकार से अम्ल वर्षा भी होती है। मानव रक्त का pH कितना होता है? तो ये होता है विद्यार्थियों 7.4, याद होगा आप सभी को। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया किसे कहा जाता है? तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया कहते हैं मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को, और इसका सूत्र ये होता है, सूत्र भी इसका आपको याद होना चाहिए, ये होता है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। विद्यार्थियों मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि इसी प्रकार की वीडियो मैं आपके लिए लाता रहता हूं। और सब्सक्राइब करने के कोई पैसे आपके लगते नहीं हैं, तो इसमें कोई कंजूसी आपको नहीं करनी है। यदि कोई चीज़ आपके समझ में नहीं आ रही तो कमेंट करना है, कमेंट में बताना है।
जल्दी ही आपकी बोर्ड एग्ज़ाम आने वाली है, तो अच्छी तरह से आपको पढ़ाई करनी है। बेकिंग सोडे का सूत्र क्या है? बेकिंग सोडा होता है विद्यार्थियों सोडियम बाइकार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ये वाला होता है बेकिंग सोडा। पीने के पानी को रोगाणुमुक्त करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो विद्यार्थियों ये उपयोग किया जाता है विरंजक चूर्ण का। जिप्सम को 373 केल्विन ताप पर गर्म करने पर क्या प्राप्त होता है? जिप्सम का फॉर्मूला आप जानते हो, CaSO4 पॉइंट लगाओ फिर 2H2O। जब इसको गर्म करते हैं 373 केल्विन ताप पर, तो इसमें से 1.5 अणु जल के निकल जाते हैं और इस प्रकार से प्राप्त होता है CaSO4 हाफ H2O, और इसको अपन कहते हैं विद्यार्थियों प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो ये बनेगा यहाँ पे। अम्लीय विलयन का pH कितना होता है? तो अम्लीय विलयन जितने भी है उनका pH होता है 7 से कम, ये सही है। किसकी क्रिया HCl से करवाने पर हाइड्रोजन गैस बनती है? अब विद्यार्थियों HCl क्या है? एक अम्ल है, क्रिया करेगा धातुओं के साथ तो हाइड्रोजन गैस निकलेगी। तो इन सभी में से देखना धातु कौन सी है, धातु कौन सी है यहाँ पे? कैल्शियम। तो कैल्शियम की क्रिया कराएंगे इससे HCl से, तो हाइड्रोजन गैस निकलेगी। तो विद्यार्थियों ये सब करने के बाद यहाँ पर आपको सबमिट पे क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे व्यू स्कोर पे क्लिक करके अपना स्कोर देख लेना है। यदि विद्यार्थियों किसी भी तरह की आपको कोई समस्या है तो कमेंट बॉक्स में लिखें। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और इसी प्रकार के वीडियो हमारे देखते रहिए। धन्यवाद। आज की वीडियो में बस इतना ही। व्यू स्कोर करके आप अपना व्यू स्कोर देख सकते हो। यहाँ पे देखिए 30 में से 30 सही है। इसका स्क्रीनशॉट लेके आप अपने टीचर तक ज़रूर शेयर करें।